हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्यूटर जेई और मैं हूं शुभांकर वैष्णव राइट फ्रॉम एमएनआईटी जयपुर। तो यार 2-3 दिन बाद वीडियो अपलोड हो रही है यार। कुछ समय से जो है यहाँ पर हमारे कॉलेज में बिजली कट हो रही थी, जिसकी वजह से जो है हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे। तो उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं और आगे के भी शायद 2-3 दिन ऊपर नीचे रहे, क्योंकि मैं दशहरा मनाने अपने घर जा रहा हूं। तो उसके लिए भी हम एडवांस में ही माफी मांग लेते हैं। बाकी कुछ जो जनरल टॉपिक्स पे हमें बात करनी है वो हम करते रहेंगे, तो उसके लिए आपको जो है चैनल सब्सक्राइब करते रहना चाहिए। बाकी आज जो है हम ग्रेविटेशन करने वाले हैं। ग्रेविटेशन के 15 क्वेश्चन एनटीए अभ्यास के जो है हम करने वाले हैं। तो फटाफट से अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ जाइए, ताकि आपके अप्रोच और कॉन्सेप्ट्स अच्छे तरीके से बिल्ड हो सकें। चलिए फटाफट पहले क्वेश्चन पर चलते हैं और पहला क्वेश्चन जो हमको बता रहा है उसको फटाफट सुनते हैं। टू स्फेरिकल बॉडीज ऑफ मास m and 5m and radii r and 2r respectively are released in free space with initial separation between their centers equal to 12 r। देखिए भाई साहब, पहला सवाल, दो स्फेरिकल बॉडीज हैं m और दूसरी है हमारी 5m। ठीक है, इसका रेडियस r है, इसका रेडियस कितना है 2r है। इन दोनों के रेडियस के बीच में जो दूरी है वो दी गई है 12r। ठीक है, if they attract each other due to gravitation force only, then the distance covered by the smaller body just before collision is। अब इनके बीच में केवल ग्रेविटेशन अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है और हमको बताना है कि स्मॉलर बॉडी कितनी दूर जाकर के कोलाइड कर रही होगी। देखिए सिंपल सी बात, सबसे पहले तो अपने को इसके बीच की दूरी पता होनी चाहिए। ये दूरी कितनी है? ये दूरी क्या 9r होगी? अरे हाँ जी कि ना जी? अरे दूरी 9r होगी कि ना? ये बिल्कुल, ये दूरी हमारी होगी 9r। अब इनके बीच में ऐसा बोला गया है कि केवल इनकी इंटरेक्शन फोर्सेस हैं, केवल इनकी इंटरेक्शन फोर्सेस हैं जो कि होती है हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स। अब अगर आप अपने सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट लगाएं, सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि F एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू m इनटू ACOM। ये चीज हमको बता देती है कि अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो हमारे सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी 0 है। इसका मतलब नो चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या ये कॉन्सेप्ट हम यहां पर लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? क्योंकि यहां पर किसी भी प्रकार की कोई एक्सटर्नल फोर्स मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है सेंटर ऑफ मास पर। और अगर एक्सेलरेशन नहीं है सेंटर ऑफ मास पर, इनिशियली वो 0 पर था, उसकी स्पीड 0 थी, तो उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आएगा। अरे हाँ जी कि ना जी? बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब हमको सिंपली मान लेना है कि यहां से हम x दूरी पर जाकर के भिड़े और यहां से बचा हुआ कितना हो गया? 9 - x दूरी हो गया। तो m into x this is equal to 5m into 9 - x। तो इसका मतलब m को तो निपटा दो, x is equals to 9 × 5 = 45 r लिखो, इधर 9r है। ठीक है, 45r - 5x this is 6x equal to 45r and x is equals to 45r/6। This is my answer। तो this is the answer for the first question। और आपको आई होप समझ में आया होगा। इसमें मैक्सिमम नॉलेज जो हमें चाहिए थी वो चाहिए थी सेंटर ऑफ मास की। ये इक्वेशन भी आपकी सेंटर ऑफ मास से आती है, ग्रेविटेशन का तो बहुत ही कम यूज था। इसके बाद चलते हैं हम अपने सेकंड नंबर के क्वेश्चन में। और सेकंड नंबर का क्वेश्चन हमको क्या बता रहा है, ध्यान से सुनते हैं। अ प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। इलिप्टिकल ऑर्बिट नाम सुनते ही दिमाग में आ जाना चाहिए कि सर केपलर्स लॉ का सवाल जरूर से होगा। ये हमारा सन है, ये हमारा कोई भी प्लेनेट है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में जो है ये घूम रहा है। इसके बाद हमको एरियल वेलोसिटी दे रखी है जो कि है हमारी dA/dt। और ये कितनी दी है? ये दी गई है 4 × 10⁻16 मीटर स्क्वायर पर सेकंड। क्या यूनिट मैच हो रही है? एकदम परफेक्टली हमारी यूनिट भी मैच हो रही है। इसके अलावा हमसे बोल रखा है द लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन द प्लेनेट एंड द सन। जो लीस्ट डिस्टेंस है, ये लीस्ट डिस्टेंस, इसको हम r नाम दे देते हैं। इस r की वैल्यू जो है वो है 2 × 10⁻12 मीटर।
अब हमको पूछा जा रहा है मैक्सिमम स्पीड ऑफ द प्लैनेट क्या होगी, मैक्सिमम स्पीड ऑफ द प्लैनेट क्या होगी। तो हम खुद से जानते हैं कि केपलर का लॉ क्या बताता है। केपलर का लॉ ये बताता है कि सन या प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ध्यान से सुनना, दोबारा रिपीट करता हूं। केपलर का लॉ या केपलर का नियम हमको क्या बताता है कि कोई भी प्लैनेट स्वीप करता है इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका मतलब आई होप आप अच्छे से जानते होंगे और समझ भी गए होंगे। इसका मतलब अगर मैं बात करूं, अगर मैक्सिमम स्पीड की बात चल रही है या मुझसे मैक्सिमम स्पीड पूछी जा रही है, तो मैक्सिमम स्पीड क्या इस ही पॉइंट पर मिलेगी जहां पर मिनिमम डिस्टेंस है? अरे हाँ जी कि ना जी? ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि आपको थ्योरी में भी बताया जाता है। ग्रेविटेशन जहां से भी आपने पढ़ा होगा वहां पे आपको नोट्स में भी लिखवाया गया होगा कि मैक्सिमम स्पीड आपको इसी जगह पर मिलती है। इसके अलावा जो केपलर लॉ के डेरिवेशन में हमको मिलता है वो फॉर्मूला ये मिलता है कि dA/dt जो होता है वो होता है हाफ r² dθ/dt, और ये इसी रिलेशन से आता है जो कि होता है हमारा केपलर का दूसरा नियम। अब यहां पे हमको क्या करना है, सिंपल यहां पे अपने को वैल्यूज डालनी है और आंसर निकालना है। हमसे वेलोसिटी पूछा था, ठीक है, हमसे वेलोसिटी पूछा था, लेकिन ये जो टर्म होता है ये होता है dθ/dt जो कि होता है ओमेगा। दूसरा रिलेशन हम सर्कुलर मोशन से जानते हैं कि v = r ओमेगा होता है। यही आपका फ्लो होना चाहिए, आपके माइंड में भी इसी फ्लो से जो है क्वेश्चन सॉल्व होने की टेक्निक होनी चाहिए। इसके अलावा dA/dt की अपने वैल्यू जानते हैं 4 × 10⁻16, हाफ r की वैल्यू अपने को पता है कितनी है 2 × 10⁻12, इसका स्क्वायर इनटू ओमेगा की वैल्यू आप निकाल लेते हैं यहां से। तो यहां पे क्या बचेगा 4 × 10⁻16 डिवाइडेड में है 2 और है 10⁻24। दिस इज माय ओमेगा। जैसे ही आपके पास ओमेगा आ गया आप v निकाल लेंगे, v = r ओमेगा से v की वैल्यू जो आ जाएगी आप r की वैल्यू रखेंगे, r की वैल्यू आपको दे रखी है जो कि है 2 × 10⁻12, और जो भी ओमेगा आएगा लगभग कितना आएगा, 2 से 2 काट दो, यहाँ पे 16 - 24 8, तो 2 × 10⁻8 आ जाएगा, 4 × 10⁻4 आ जाएगा शायद आंसर, 4 × 10⁻4 यही आपका आंसर। और इसी तरीके से आपके दिमाग में भी फ्लो बनना चाहिए था कि मुझे सॉल्व करना है तो यही अप्रोच मेरे दिमाग में आनी चाहिए कि अच्छा dθ/dt होता है, dθ/dt ओमेगा होता है, ओमेगा से v कैसे आता है। यही अप्रोच, यही फ्लो, थॉट का फ्लो भी आपको सीखना है जो कि आपको मैं सही से बता रहा हूं। इसी के साथ चलते हैं अपने 3rd नंबर के क्वेश्चन पे बिना देरी के। चलिए 3rd नंबर का क्वेश्चन, 3rd नंबर का क्वेश्चन जो हमको बता रहा है वो है अ प्लैनेट ऑफ मास m मूव्स अराउंड द सन अलोंग एन इलिप्स। ठीक है, बिल्कुल वही है कि सन के अराउंड एक प्लैनेट मूव कर रहा है इन इलिप्स सो दैट इट्स मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज इक्वल टू r। ठीक है भैया, ये हमारा सन है, ये हमारा प्लैनेट है और ऐसे ऐसे घूम रहा है। जो मिनिमम डिस्टेंस है वो है स्मॉल r और जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो है कैपिटल R। सही बात है कि नहीं है? मेकिंग यूज ऑफ केपलर्स लॉ फाइंड द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का मतलब क्या, टाइम पूछ रहा है, क्या टाइम पूछ रहा है। और आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन में आपको लिखेगा रेडियस के टर्म्स में। तो हम एक बात जानते हैं कि यार t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r⁵ तो हम ऑप्शन देखेंगे तो कोई फायदा नहीं मिलेगा इस रिलेशन से, क्योंकि सारे रिलेशन में, सारे ऑप्शन में ये रिलेशन वैलिड है। तो हमें दूसरा अप्रोच लगाना पड़ेगा। दूसरा अप्रोच हमारे पास क्या है यार, टाइम निकालने का एक तो ग्रेविटेशन में मेथड है ये, ठीक है। अब ये जहां पर नहीं लगता वहां पे हमें क्या सोचना पड़ता है, वहां पे अपने को सोचना पड़ता है कि यार ओमेगा के थ्रू चलते हैं, ओमेगा का रास्ता पकड़ते हैं। ओमेगा का रास्ता अगर हमें पकड़ना है तो हमें ढूंढना पड़ेगा कि यार ओमेगा कैसे हम रिलेशन में ला सकते हैं, पिक्चर में ओमेगा कैसे लाएंगे। ओमेगा लाने का एक तरीका है कि यार यहाँ पे जो भी सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है उसको इक्वेट करते हैं, उसको इक्वेट करते हैं। तो हम क्या जानते हैं यहाँ पे m⁴ r0 दिस इज इक्वल टू हमारी जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होगी प्लैनेट
और सन के बीच में। क्या सही बोल रहा हूं? क्या सही चीज समझ में आ रही है? क्या कोई भी दिमाग में गलत कंफ्यूजन तो क्रिएट नहीं हो रहा? मैंने सिंपल सेंट्रीपिटल फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर किया है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ही यहां पर हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर रहा है। इसके अलावा मैंने जो ये आर नॉट लिखा है, इंटरेस्टिंग है ये, क्योंकि अब यहां पर देखो आर मैक्सिमम आपका अलग है, मिनिमम आपका अलग है, तो यहां पे आपका आर ही वेरी होता जाएगा, तो आप किस पॉइंट पर लिखेंगे? तो आर वेरी ना हो इसके लिए हम आर नॉट को आर प्लस आर बाई 2 लिख देंगे, जो कि होगा इनका एवरेज, जो कि होगा इनका एवरेज। एवरेज लेके चलते हैं, कोई परेशानी नहीं है। m से m काट दो, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जो आपकी आ जाएगी वो आ जाएगी gms अपॉन आर नॉट का क्यूब। ठीक, अब यहां से अगर हम बात करें, ओमेगा जो होता है वो होता है 2 पाई बाई टी, उठा के यहां पे डाल दो, कितना हो जाएगा 2 पाई का स्क्वायर अपॉन टी का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू gms अपॉन आर नॉट का क्यूब। अरे हां जी की ना जी? तो इसके अलावा अगर मुझे टी स्क्वायर चाहिए तो क्या आर नॉट क्यूब को ऊपर भेज दूं और अपॉन में gms लिख देता हूं और इसके ऊपर रूट चढ़ा देता हूं, तो t आपका आ जाएगा रूट ऑफ 4 पाई स्क्वायर इंटू आर नॉट का क्यूब डिवाइडेड बाय gms। अब यहां पे जैसे ही आप आर नॉट की वैल्यू ये डालेंगे, आपको आपका आंसर आता हुआ दिख जाएगा 2, एक 2 आपका यहां पे कट जाएगा, डिवाइड में 2 बचेगा, पाई बाहर आ जाएगा, आपको आपका आंसर दिख जाएगा यहां पे आता हुआ। t आप देख सकते हैं अभी भी r की पावर 3/2 पे ही वेरी कर रहा है, तो हमारा जो वो चीज है वो तो गलत नहीं है, लेकिन क्योंकि एक्स्ट्रा चीजें यहाँ पे इन्वॉल्व थी इसीलिए हमको पूरा रास्ता फॉलो करना पड़ा। बोलिए आपको आया कि नहीं आया? एकदम बढ़िया तरीके से, एकदम इजी तरीके से। इसी के साथ चलते हैं अपने 4th नंबर के सवाल पर। फोर्थ नंबर का सवाल अब हम करते हैं, और 4th नंबर के सवाल में हमको क्या बोल रखा है? 4th नंबर का सवाल देखिए बहुत ही आसान सवाल है। सवाल में हमको बोल रखा है द फिगर शोज द इलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट m अबाउट द सन s, द शेडेड एरिया scd। देखिए सबसे पहले तो इस प्रकार से कुछ दे रखा है, यहां पे बोल दिया है s है, यहां पे हमारा o है, ठीक है, और कुछ इसके अबाउट ऐसे इलिप्टिकल है, ये हमारा s है, ये हमारा c है, ये हमारा d है, ठीक, और ये हमारा b है और ये a है। तो अब सिंपल सी बात जो इसने बोल रखी है वो ये बोल रखी है कि जो एरिया SCD है वो है 2 टाइम्स ऑफ SAB। इसमें अगर टाइम t1 लगता है तो इसमें टाइम t2 लगता है, इसमें टाइम t1 लग रहा है, उसमें टाइम t2 लग रहा है। अरे हाँ जी कि ना जी? तो एक बात सिंपल तरीके से बताइए, आपको टाइम का रिलेशन पूछ रहा है। अब इस सवाल में अगर मैं पेन ना भी उठाऊं तो भी देखो मैं पेन नहीं उठा रहा, तब भी आप इसको सॉल्व कर लोगे। किस तरीके से करोगे? हम इतनी सी बात जानते हैं कि केपलर का नियम क्या बोलता है। केपलर का नियम हमको ये बताता है कि इक्वल एरिया इक्वल टाइम इंटरवल में कवर हो रहा है। अरे हाँ या ना बोलो यार? इक्वल एरिया इक्वल टाइम इंटरवल में कवर हो रहा है। तो अगर मैं इसको देखूं तो SCD क्योंकि ट्वाइस द एरिया ऑफ SAB है, SCD का जो एरिया है, D इधर है, SCD का जो एरिया है वो 2 टाइम्स है SAB का। तो भाई साहब समय जो लगेगा SCD कवर करने में क्या वो भी 2 गुना लगेगा? सिंपल सी बात है, क्योंकि एरिया कवर करने में मुझे टाइम के प्रोपोर्शनल लग रहा है, तो जितना टाइम इसमें कवर करने में लगेगा वो होगा इसका 2 गुना, इसका 2 गुना होगा। एकदम सिंपल सा लॉजिक है। इसी के साथ चलते हैं अपने 5th नंबर के सवाल पर। चलिए 5th नंबर का सवाल हमारे सामने आ गया है। 5th नंबर का सवाल, कंसीडर 2 आइडेंटिकल रिंग्स ऑफ मास m and radius r fixed on a horizontal axis in a gravity free space। डायग्राम बना लेते हैं। एक इस प्रकार की रिंग है, एक इस प्रकार की रिंग है, बीच की दूरी इनकी जो है वो 2r है,
इसका m r है, इसका m r है कैपिटल M, और यहाँ पे स्मॉल m है, ठीक है। तो हमको बोला जा रहा है एक पार्टिकल है जिसका मास स्मॉल m है, एक पार्टिकल है जिसका मास स्मॉल m है, इसको रेस्ट पे रखा गया है सेंटर 1 पे, फर्स्ट रिंग की सेंटर पे रखा है। ये जो है ये चाहता है कि जस्ट रीच कर जाए सेकंड रिंग के सेंटर पे, जस्ट रीच कर जाए सेकंड रिंग के सेंटर पे। तो मिनिमम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन कितनी हो ताकि ये जस्ट यहाँ पे पहुंच जाए। तो अब आप सिंपल सा दिमाग लगाइए कि यार ये चीज तो एनर्जी कंजर्वेशन का सवाल है, अरे हाँ की ना, ये तो एकदम लल्लू सा सवाल है एनर्जी कंजर्वेशन का। अगर मैं सही तरीके से एनर्जी कंजर्वेशन कर लूं तो क्या ये सवाल बहुत आसान है? अगर मैं सही तरीके से एनर्जी कंजर्वेशन कर लूं तो क्या बहुत आसान सवाल है? हमको यही तो बोला जा रहा है कि यार यहां से मैं कितनी मिनिमम स्पीड दूं ताकि मैं यहां पहुंच जाऊं, अरे हाँ की ना। अब देखो ट्रिकी वाली बात जो है, जो ट्रिकी पार्ट है इस सवाल का, वो ये है कि मुझे यहां तक जाना ही नहीं है। मुझे जाना कहां तक है? मुझे जाना है इसके मिडिल पॉइंट तक, इसके मिड पॉइंट तक, मिड पाथ तक, मिडिल वे तक। क्यों जाना है? क्योंकि मैं जैसे ही मिडिल तक पहुंच गया उसके बाद तो मैं अपने आप चलता चला जाऊंगा, अरे हाँ की ना। क्योंकि सवाल में मुझसे पूछा है मिनिमम बताओ, कम से कम कितनी बताओ, तो जैसे ही मैं इसके सेंटर पे पहुंचा उसके बाद तो मैं अपने आप चलता चला गया, अरे हाँ की ना। ये चीज आपको थ्योरी में डिराइव की जाती है कि सेंटर पे ही क्यों, कहीं और क्यों नहीं, r/4 पर क्यों नहीं, r/6 पे क्यों नहीं, r/2 पर ही क्यों। ये आपको थ्योरी में डिराइव भी किया जाता है कि r/2 पर ही क्यों, लेकिन यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि r/2 तक ही मेरे को जाना है, उसके बाद तो मैं अपने आप खिसता चला जाऊंगा, ठीक है। तो हमको क्या करना है? हमको दिस A पॉइंट और दिस B पॉइंट पर मिलाकर के एनर्जी कंजर्व करानी है। तो चलिए एनर्जी कंजर्व करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, दिस इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। चलिए इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या है हमारी? माइनस gmm/r, जो कि इस रिंग की वजह से है, माइनस अब इस रिंग की वजह से इस पॉइंट पर कितनी होगी? तो रिंग की वजह से पोटेंशियल क्या हम सब जानते हैं, वो क्या होता है? gm/रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, अरे हाँ की ना, यही होता है कि नहीं होता है? तो यहां पर जब यहां पर मेरा पार्टिकल रखा है तो यहां पे मेरा x क्या हो गया? 2r, तो माइनस gmm/√5r हो जाएगा, है ना, माइनस gmm/√5r हो जाएगा मेरा यहां पर पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो भी होगी हाफ mv², क्या यही v फाइंड करनी है? अरे हाँ ना बोलो, क्या यही v फाइंड करनी है? इसके अलावा पोटेंशियल एनर्जी फाइनल जो कि इस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी? माइनस gmm/√2r, और इसकी वजह से भी इतनी माइनस gmm/√2r, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे और हमको v निकालना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। स्मॉल m तो सब जगह से कट गया, इधर से कट गया, इधर से कट गया, इधर से कट गया, इधर से कट गया। हमको निकालना है हाफ v², दिस इज इक्वल टू माइनस gm/r को कॉमन लेते हैं, इधर से बचता है 1/√2 और 1/√2, तो 2 टाइम्स 1/√2, और इधर से बचता है हमारा माइनस का 1, और इधर से बचता है माइनस का 1/√5, ठीक। v² जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस 2gm/r 2/√2 -1 -1/√5, ये हमारा v² है। इसका मतलब क्या, यही हमारा v है। तो हमें सिंपली v भी मिल गया, बहुत ही आसान तरीके से। बस हमने करा क्या, हमने टोटल एनर्जी का कंजर्वेशन किया है बस, और कुछ भी नहीं किया है। पर हमें इस बात में ये पता होना चाहिए था कि मिनिमम निकालना है तो हमें इसको सिर्फ सेंटर तक भेजना है, उसके बाद ही अपने आप चलता चला जाएगा। चलिए अपने नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने आ गया है, और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो भी बहुत सिंपल सवाल है। हमको बस इतना बोला जा रहा है कि एवरेज डेंसिटी ऑफ द अर्थ बतानी है। हमको बताना है एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ, लेकिन किसके रिलेशन में बताना है? हमको बताना है जी के रिलेशन में, स्मॉल जी के रिलेशन में हमको
बताना है एवरेज डेंसिटी ऑफ द अर्थ। तो सिंपल सी बात है, मैं मान लेता हूं कि सबसे पहले g की वैल्यू जो होती है वो होती है gm/r, ये आपको याद रखनी है। इसके अलावा मैंने मान ली कि अर्थ की डेंसिटी जो होती है वो होती है हमारी रो। अब रो का रिलेशन हम जानते हैं कि रो का रिलेशन जो होता है वो m/v होता है। अगर मैं लिखना चाहूं m, तो m क्या हो जाएगा, रो इंटू v। रो तो एज इट इज 4/3 पाई r क्यूब जो है मेरा मास हो जाएगा। अब क्योंकि मुझे रो का रिलेशन चाहिए था g के साथ, तो किसी ना किसी प्रकार से ये डेंसिटी मेरे को लानी ही पड़ेगी। अब डेंसिटी अगर मुझे लानी है तो मुझे मास को हटाना पड़ेगा, तो मैं g को लिख दूंगा स्मॉल कैपिटल G इंटू रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाय r। r से r कट गया, क्या बचा, रो g 4/3 पाई इंटू r स्क्वायर। तो इसका मतलब स्मॉल g इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो और वी कैन से रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल g। बहुत ही सिंपल सवाल, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था, बहुत ही आसान तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। इसके बाद चलते हैं हम अपने दूसरे सवाल पर, जो कि है हमारा 7th नंबर का सवाल। क्या मैं तेज बोल रहा हूं, क्या मैं बहुत तेज भाग रहा हूं? देखो अगर भाग रहा हूं तो आपको अपना दिमाग उसी लेवल का तेज करना पड़ेगा, क्योंकि यार ऐसे सवालों में बुद्धि चलाने की जरूरत ही नहीं है, ये तो दिमाग में हो जाते हैं। ठीक है, चलिए 7th सवाल करते हैं। 7th सवाल क्या है, 7th सवाल है, मैं देखो इसमें बताऊंगा, थोड़ा बुद्धि का सवाल है। 7th में हमको बोल रहा है कि अर्थ सडनली कॉन्ट्रैक्ट कर रही 1/n टाइम्स ऑफ इट्स प्रेजेंट रेडियस। तो हमने मान लिया कि इसका प्रेजेंट रेडियस r रहा होगा, और जैसे ही ये 1/n टाइम्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही तो इसका रेडियस अब फाइनली कितना हो गया, r/9 r/n हो गया सिंपल, विदाउट एनी चेंज इन इट्स मास। ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पे बोला जा रहा है कि उसके मास में नो चेंज, मास में कोई चेंज नहीं है। द ड्यूरेशन ऑफ द न्यू डे विल बी नियरली, द ड्यूरेशन ऑफ द न्यू डे कितना हो जाएगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर हमें कुछ कुछ तो पता है, क्या ये रिलेशन काम नहीं आ सकता, क्या ये रिलेशन काम नहीं आ सकता? देखो बेटा, ये रिलेशन काम नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि इस रिलेशन की जो नींव है, जो इस रिलेशन की फाउंडेशन है, जो इस रिलेशन की नींव है, वो दूसरे कॉन्सेप्ट पे रखी गई थी, वो केपलर्स लॉ पे रखी गई है, वो इलेक्ट्रिकल मोशन पर रखी गई है। यहां पर जो सवाल है वो इस मामले पर है ही नहीं। क्या यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिकल मोशन हो रहा है, क्या यहाँ पे किसी प्रकार का रिवॉल्यूशन हो रहा है, क्या यहाँ पे कुछ टू बॉडी दिख भी रही है आपको, नहीं दिख रही? तो ये रिलेशन पर अगर आपका थॉट जा रहा है तो उसको रोक लो, यहाँ पे ये रिलेशन काम नहीं आने वाला। ठीक है, क्यों नहीं आने वाला? क्योंकि केपलर का कोई काम ही नहीं आ रहा, केपलर नियम से आता है ये, केपलर का लॉ यहाँ काम ही नहीं आ रहा, यहाँ पे किसी प्रकार का इलेक्ट्रिकल मोशन नहीं हो रहा। तो हम इस पर हमारी बुद्धि जरूर जाएगी, हमें पता है हमारी बुद्धि जरूर जाएगी, लेकिन हमें उसको रोकना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करें? अब आपने एक चीज देखी कि किसी मास का कोई चेंज नहीं हो रहा, इसके अलावा कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा। तो अगर मुझे टाइम लाना है तो टाइम लाने का तो सिंपल सा एक तरीका है, ओमेगा को पकड़ लो, ओमेगा को पकड़ लो। अब मुझे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर ओमेगा को पकड़ना है तो किस प्रकार ओमेगा को पकड़ना होगा? यहां पर देखो सिंपल सी चीज जो मेरे दिमाग में आ रही है वो आ रही है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज द बेस्ट चीज जो कि आप यहां पे कर सकते हो, और ज्यादा बुद्धि चलानी ही नहीं है। क्यों आप यही करना चाह रहे हो? क्योंकि देखो आपको टाइम निकालने के लिए ओमेगा पकड़ना है, ओमेगा आपको मिल रहा है, जी बिल्कुल मिल रहा है। क्या आपका जो चेंज क्रिएट किया गया है रेडियस में, क्या वो भी यहाँ पे सेटल हो रहा है? हाँ, वो भी यहाँ पे सेटल हो रहा है। क्या यहाँ पे कोई एक्सटर्नल टॉर्क लग रहा है? नहीं लग रहा। इसका मतलब क्या हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्यों ना हम इसी कॉन्सेप्ट पे जाएं, तो हम सिंपली क्या करेंगे, I1 ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2। अरे बिल्कुल सही है कि नहीं सही है? अरे हाँ कि ना बोलो यार। ठीक है, तो I1 क्या है, 2/5 mr स्क्वायर इनटू ओमेगा 1, बिल्कुल सही बात। इसके बाद 2/5 m r/n का स्क्वायर, सही बात है, इनटू ओमेगा 2, बिल्कुल सही बात। तो 2/5 m को काट दो, क्योंकि मास में कोई चेंज नहीं हो रहा तो मास मेरा कैंसिल हो गया। तो मेरी जो एक कंडीशन दी गई थी कि नो चेंज इन मास, क्या वो भी यहाँ पे हमने सेटिस्फाई करा दी? बिल्कुल। r स्क्वायर को काट दो,
क्या बचा यहाँ पे ओमेगा 1, ओमेगा 1 को क्या 2π/t1 लिख सकता हूं, और यहां पे लिख दूंगा 1/n² इंटू 2π/t2। अब सिंपली 2π को भी काट दो, t2 की वैल्यू जो कि मुझे फाइंड करना है वो है t1/n², और t1 जो है वो है 24 आवर्स, तो 24/n² इज माय करेक्ट आंसर। अगर मेरा रेडियस हाफ हो जाता है, अगर मान लो मेरा रेडियस फाइनली आधा हो गया, r/2 हो गया, तो n की वैल्यू कितनी 2, n की वैल्यू 2, तो यहाँ पे n² है तो 24/4, तो मेरा अब जो रोटेशन हो रहा है एक दिन कंप्लीट होने में बस 6 घंटे लगेंगे। अगर मेरा समझो इस बात को कि रेडियस को आधा कर दिया, रेडियस को आधा कर दिया तो टाइम ड्रास्टिकली गिरा, अब एक दिन 6 घंटे में हो जाएगा, 6 घंटे में मेरा एक दिन कंप्लीट। समझ रहे हो इस बात को, कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं अपने 8वें नंबर के सवाल पर। 8th नंबर का क्वेश्चन हमारे सामने, और 8th नंबर के सवाल में भी हमको सेम ही चीज पूछ रखी है, रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, बिल्कुल रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स। 8th नंबर के सवाल में हमारे पास सिंपल ये सन बना रखा है और ये हमारा इलिप्टिकल मोशन है, ये हमारे को कुछ ऐसे बना रखा है, ये हमारा D बोल दिया, हमको C बोल दिया, हमको B बोल दिया, हमको A बोल दिया, और हमको पूछा जा रहा है कि लीनियर स्पीड कहां पर सबसे ज्यादा होगी। तो इस बात को तो आप जानते ही हैं कि लीनियर स्पीड सबसे ज्यादा कहां पर होती है, लीनियर स्पीड कहां पर होगी, A पर सबसे ज्यादा होगी, मैक्सिमम स्पीड होगी, जो कि हमने अभी 2 क्वेश्चन पहले ही डिस्कस किया है कि यार A पर सबसे ज्यादा स्पीड होगी, क्योंकि जहां पर सबसे क्लोज है, जहां पर हमारा प्लेनेट सबसे क्लोज है, वहीं पर सबसे ज्यादा स्पीड होगी, वहीं पर मेरी सबसे ज्यादा स्पीड होगी। इस बात को समझ में आया? ठीक है, ये बिल्कुल थ्योरी का सवाल था, बिल्कुल थ्योरी का सवाल, आपके नोट्स में लाइन लिखवाई गई होगी, बिल्कुल डायरेक्टली उठा के पूछ लिया। इसी के साथ चलते हैं 9th नंबर के सवाल पर। नाइन्थ नंबर का सवाल, 9th नंबर का सवाल हमारे पास देखिए क्या है। 4 पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास m मूव अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस r। तो एक सर्कल है, इस सर्कल में 4 पार्टिकल्स रखे हैं, ठीक है, और ये सर्कल में ही घूम रहे हैं, तो मतलब इसकी कुछ वेलोसिटी v रही होगी, इसकी इधर कुछ v होगी, इसकी इधर कुछ v होगी, इसकी इधर कुछ v होगी। ठीक है, हमको पूछा क्या जा रहा है, हमको यही पूछा जा रहा है कि v की वैल्यू बतानी है, स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल इज, ठीक है, स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल। सबसे पहले ये अपने म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में ही घूम रहे हैं, इनके बीच में कोई और फोर्स नहीं लग रही, केवल इनका म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और कुछ नहीं लग रहा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इसके अलावा अगर मैं गौर से देखूं तो ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू r है, ये वैल्यू r है, ये r√2 होगा और ये भी r√2 होगा। दूसरी बात करूं, क्या ये एंगल 45 डिग्री होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा यार, सब सिमेट्री बन रही है पूरी, 45 डिग्री होगा। इसके अलावा अगर मैं बोलूं कि इस पार्टिकल को ऑब्जर्व करते हैं तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स इधर, इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स इधर, ग्रेविटेशनल फोर्स इधर, तो इस पॉइंट पर इधर भी एक फोर्स है, इधर भी एक फोर्स है और इधर भी एक फोर्स है। ये एंगल 45 डिग्री है और इसकी स्पीड जो है वो इस तरफ है v। तो अगर मैं देखूं यहां पर नेट सेंट्रीपिटल फोर्स जो क्रिएट हो रही है वो सेंट्रीपिटल फोर्स इन ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से क्रिएट हो रही है। अरे हाँ या ना बोलो यार, जो भी सेंट्रीपिटल फोर्स क्रिएट हो रही है, इसको सर्कुलर मोशन में रहने के लिए क्या एक सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत है कि नहीं है? सर्कुलर मोशन में रहने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत है। वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? इनका ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन, इनका म्यूचुअल ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन। तो बस हमें यही करना है, हमें जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड हो रही है ये कहां से हो रही है? ये हो रही है सबसे पहले तो इसके और इसके बीच में, जो कि कितनी है, gm² / 2r का स्क्वायर प्लस इससे इससे और इससे इससे, तो क्या इसका कितना हुआ? इसका हो गया gm² / r√2 का स्क्वायर इंटू cos 45, क्योंकि सेंटर के अबाउट करेंगे ना,
सेंटर के अबाउट इसी के साथ साथ gm स्क्वायर अपॉन r√2 का स्क्वायर इनटू cos 45। अरे भाई साहब इसका भी तो लोगे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो कितना हो गया? क्या कैपिटल M तो कट गया, एक मास तो कट ही गया, ठीक है। यहाँ पे बचा v स्क्वायर बाय r, यहाँ पे बचा gm अपॉन 4r स्क्वायर, यहाँ पे बचा gm अपॉन 2r स्क्वायर इनटू 1/√2। इसका डबल कर लो क्योंकि इसका भी यही आएगा, तो एक 2 से 2 कट गया, एक r से r कट गया, तो v स्क्वायर की वैल्यू जो आई है वो आई है gm बाई 4r प्लस gm बाई √2r। तो आप gm को कॉमन ले लो, gm बाई r को कॉमन ले लो, यहाँ पे बच रहा है 1/4 प्लस 1/√2। क्या ये सही आंसर है क्या? लेट मी चेक। हाँ जी बिल्कुल ये हमारा सही आंसर है। आप v स्क्वायर है तो v का रूट यहाँ पे लगा देना, आपका आंसर मैच हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अपने 10वें नंबर के सवाल पर। बहुत ही इजी सवाल है ग्रेविटेशन के, और ग्रेविटेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत ज्यादा सवाल, 3 से 4 सवाल केवल इकलौते इसी चैप्टर से आपको आपके जेईई मेन में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। चलते हैं 10वें नंबर के सवाल पर। 10वें नंबर का सवाल हमको क्या बोल रहा है? 10वें नंबर का सवाल है बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ विद वेलोसिटी 2ve। ये हमारी अर्थ है, मान लेते हैं अर्थ है, यहां से एक बॉडी प्रोजेक्ट हो रही है 2ve से। अच्छा ve आपको पता है क्या होता है? ve होता है एस्केप वेलोसिटी। ve इज एस्केप वेलोसिटी, जिसकी वैल्यू जो होती है वो होती है √2gm/r। सही बात है, √2gm/r होती है। Where ve is the escape velocity, the velocity of the body when it escapes the gravitational field of the earth। इसका मतलब वेलोसिटी बताइए जब हमारा बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ को क्रॉस कर जाए, ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ को क्रॉस कर जाए। तो इसका मतलब क्या ये इस तरीके से बोल रहा है कि फाइनली पोटेंशियल एनर्जी हमारी कुछ भी नहीं है? समझो इस बात को, ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ को क्रॉस कर जाए, इसका मतलब क्या हमारी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो है? क्या हमारी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो है? करना हमको तो यही है, करना तो हमको एनर्जी कंजर्वेशन ही है। अरे हाँ कि ना बोलो यार, करना तो हमको एनर्जी कंजर्वेशन ही है, यही करना है। लेकिन इसमें हमको ये बता दिया गया कि यार ये जीरो है क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड ही क्रॉस कर गया ना, तो वहां पर तो कोई इंटरेक्शन ही नहीं है। अच्छा अब अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या है? gmm/r। अरे हाँ ना बोलो यार, gmm/r है कि नहीं है? माइनस ऑफ gmm/r। काइनेटिक एनर्जी है हमारी हाफ mv स्क्वायर, और फाइनली जो हमारी काइनेटिक एनर्जी आएगी वो आएगी हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, m तो m काट दो, ठीक है। अब ये जो v है, ये v कितना है? ये है 2ve, क्योंकि इसी से तो फेंका है। ये जो v है ये हमारा 2ve है, 2 into gm/r, यहां पे 4 आ जाएगा, ठीक है। मैंने क्या करा? मैंने v की जगह पे लिखा 2ve, और ve कितना होता है? √2gm/r। तो 2 into ve का स्क्वायर करेंगे तो क्या 4, और इसके ऊपर से रूट हट जाएगा, 4 into इसके ऊपर से रूट हट गया, और यहां पर क्या बचा? फिर से हाफ into m into vf, हाफ into vf का स्क्वायर, ठीक है। अब vf निकालना है हमको vf निकालना है, तो कितना आ गया? vf का स्क्वायर आ गया हमारे पास 4gm/r माइनस gm/r, तो vf का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3gm/r, 3gm/r। अगर यहाँ पे अगर हम देखें तो vf की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है √3gm/r, √3gm/r। क्या है? सही है? क्या ये सही है? हमारी वैल्यू जो आएगी वो आएगी √3ve, तो लगभग वैसी वैल्यू आ रही है। 301 कुछ गड़बड़ है क्या? मेरे ख्याल से सही है, बाकी आप देख लेना, मेरे हिसाब से तो सही है, कुछ ऊपर नीचे 2 रह गया होगा तो उसको आप देख लेना। अब हम चलते हैं अपने 11th नंबर के सवाल पर, ठीक है।
√3VE जो है वो सही है उसका आंसर। तो आपको बस VE में कन्वर्ट करना है, उसको VE में लिख दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने 11वें नंबर के सवाल पर। 11वें नंबर का सवाल हमारे सामने क्या है? 11वें नंबर का सवाल है बॉडी इज प्रोजेक्टेड अप विद अ वेलोसिटी इक्वल टू 3/4 ऑफ द एस्केप वेलोसिटी। अच्छा भैया, फिर से एस्केप वेलोसिटी। अब हमको बोला गया कि 3/4 VE से हमने भेजा है, 3/4 VE से हमने भेजा है सरफेस ऑफ द अर्थ, द हाइट इट रीचेस इज, कितनी हाइट ये रीच करेगा। यहां से हमने फेंका कितनी वेलोसिटी से? हमने फेंका इसको 3/4 VE से, तो कितनी हाइट रीच कराई ये बताना है हमको, कितनी हाइट रीच करा। अच्छा, तो इसका मतलब अब इसने क्या बोला? क्या अब इसने फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो बोल दी? क्योंकि जैसे ही मैं मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा, यहाँ पे तो वेलोसिटी जीरो हो गई, यहाँ तो वेलोसिटी जीरो हो गई। जैसे वेलोसिटी जीरो हो गई, क्या काइनेटिक एनर्जी फाइनल जीरो? क्या फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो? तो क्या लिख सकता हूं? तो इस तरीके से लिख सकता हूं, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो अब आपको क्या लिखना है? माइनस GMM/r प्लस हाफ m v स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9/16 VE स्क्वायर। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? माइनस GMM/r प्लस h। अरे हाँ ना बोलो यार, माइनस GMM/r प्लस h, और ये जीरो है। अब इसको सॉल्व करो, फिर से देखो, m खत्म, इधर लिख दो माइनस GM/r, इधर लिख दो 1/2 9/16, और यहां पे लिख दो 2 GM/r, और यहां पे माइनस GM/r प्लस h। तो खुद देखो GM और GM सब जगह से कट गए। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये 2 भी कट गया, क्या बचा? क्या बच रहा है? क्या बच रहा है? इसको इधर भेजते हैं, ये हो गया 9r प्लस h, और यहां पर हो गया हमारा, एक मिनट कुछ गड़बड़ कर रहा हूं क्या, दोबारा लिखता हूं, माइनस 1/r प्लस 9/16r इज इक्वल्स टू माइनस 1/r प्लस h। अब सही लिखा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, ये कितना आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा? इसका एलसीएम 16 एलसीएम, तो माइनस 16 प्लस 9 कितना होता है? माइनस 16 प्लस 9, माइनस 16 प्लस 9 6 और माइनस 7, और यहाँ पे है माइनस 1/r प्लस h, तो माइनस माइनस कट गया, कितना आ गया? 7r प्लस 7h इज इक्वल्स टू 16r, 7h इज इक्वल्स टू 9r, h की वैल्यू जो आपकी आ जाती है वो आ रही है 9r/7। क्या बिल्कुल सही आंसर है? जी बिल्कुल सही आंसर है। h की वैल्यू जो है आपकी आ रही है 9r/7। करना कुछ भी नहीं है, अभी भी कॉन्सेप्ट यहीं पे खत्म हो चुका था। उसके बाद तो हमने मैथ्स लगाई है, ठीक है, उसके बाद हमने मैथ्स लगाई है। चलते हैं 12th नंबर के सवाल पर। बारहवें नंबर का सवाल हमारे पास, देखिए क्या है 12वें नंबर का सवाल। 12th नंबर का सवाल हमारे सामने है, अ रॉकेट इज फायर्ड विद स्पीड u इज इक्वल्स टू 3√gr। हमने रॉकेट को फायर किया है और रॉकेट की जो स्पीड है वो है 3√gr। 3√gr। हमें क्या बताना है? व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट इंटरस्टेलर स्पेस। इंटरस्टेलर स्पेस में इसकी स्पीड क्या होगी? तो क्या फिर से ये हमको हिंट दे रहा है कि आप फिर से जो है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लो। हिंट दे रहा है इंटरस्टेलर स्पेस पे आपको बतानी है काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। काइनेटिक एनर्जी पूछा है, इंटरस्टेलर स्पेस पे आपको पूछा है स्पीड बताइए, स्पीड कितनी होगी इंटरस्टेलर स्पेस में। तो करना आपको अभी भी यही करना है, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। अब इसने इंटरस्टेलर स्पेस पे पूछ लिया तो पोटेंशियल एनर्जी को फाइनल जीरो कर दो। इनिशियल क्या हो जाएगी? इनिशियल हो जाएगी फिर से वही माइनस GMM/r प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ m v स्क्वायर, v ये है तो 9 into gr हो गया क्या? 9 into gr,
और यहाँ पे हो जाएगा हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर जो हमको पूछ रहा है। ठीक है, ये कितना हो गया माइनस जी एम बाई आर प्लस 9 अपॉन 2 और यहाँ पे है हाफ वी स्क्वायर। अब g की वैल्यू क्या आप जानते हैं, gm बाय आर होती है। g की वैल्यू होती है क्या, gm बाय आर। तो माइनस gm बाय आर प्लस 9 बाय 2r, दिस इज हाफ वी स्क्वायर। ठीक है, तो gm बाय आर यहाँ पे इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा हमारा 2r और 9gm माइनस 2gm कितना हो गया 7gm बाई 2r। अरे हाँ की ना, अरे हाँ ना बोलिए। तो 7gm बाई 2r इज इक्वल्स टू हाफ वी स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, वी स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 7gm बाई r और इसको हम जानते हैं, हम इसको क्या लिख देंगे, v की वैल्यू जो आपकी आ जाएगी 7 रूट 7gr आपकी वैल्यू आ जाएगी। आपकी v की वैल्यू जो है रूट 7gr आ जाएगी। फिर से वही लल्लू कॉन्सेप्ट, आपको इतना कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा तो मैथ्स है, एकदम सिंपल सी बात। इसके अलावा हम चलते हैं हमारे 13th नंबर के सवाल पर। थर्टींथ नंबर का सवाल हमारे सामने आ गया है और 13th नंबर का सवाल क्या कह रहा है, द टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट ऑफ अर्थ इज 5 आवर्स। तो एक अर्थ की हमारी सैटेलाइट है जिसका टाइम पीरियड हमको दिया हुआ है और वो बोल दिया गया है कि 5 आवर्स है। इफ द सेपरेशन बिटवीन द अर्थ एंड द सैटेलाइट इज इंक्रीज्ड टू 4 टाइम्स। तो इनिशियल हमारी सेपरेशन मान लो r थी, फाइनली जो सेपरेशन हो गई 4 टाइम्स मतलब कि 4r हो गई और हमको नया टाइम पूछ रहा है, फाइनल टाइम क्या होगा। तो यार ये वो सवाल है जिसमें हम अपना रिलेशन लगा सकते हैं, t स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। ये वो सवाल है जिसमें हम अपना ये वाला रिलेशन इजीली लगा सकते हैं। ठीक है, तो लगा देते हैं। तो t1 अपॉन t2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू r1 अपॉन r2 का क्यूब। t1 हमको बोल रखा है 5, t2 हमको निकालना है, r1 की वैल्यू r है और फाइनल है 4r और इसका क्यूब, r से r को कैंसिल कर दो, t2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर इंटू 4 का क्यूब। सही बात है, तो ये हो गया 25 इंटू 64 टी स्क्वायर। t2 की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 5 इंटू 8 मतलब कि 40 आवर्स। बहुत ही सिंपल सवाल, कोई दिमाग भी नहीं लगाना था, प्रॉपर मैथ्स का सवाल था ये तो। इसके अलावा चलते हैं अपने 14th नंबर के सवाल पर। 14th नंबर का सवाल देखते हैं, 14th नंबर का सवाल क्या बता रहा है। फोर्टीन्थ नंबर का सवाल, 14th नंबर का सवाल क्या है, अ 2 kg बॉडी फॉल्स फ्रॉम इंफिनिटी टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये हमारा अर्थ है, इंफिनिटी से कोई बॉडी इस पर गिरती है जो कि है 2 kg। ठीक है, हमको बताना है व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी ऑन रीचिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। बहुत ही सिंपल सवाल है, कुछ करना ही नहीं है, बहुत ही सिंपल सवाल है ना। हमको पूछा जा रहा है कि कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी इसकी सरफेस पे, और हमको एक इंफॉर्मेशन और दिया है, हमको दिया है कि इसकी एस्केप वेलोसिटी 10 की पावर 8 है। एस्केप वेलोसिटी 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, एस्केप वेलोसिटी 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड है। तो आप मुझे एक बात बताइए, एस्केप वेलोसिटी थ्योरेटिकली क्या चीज होती है? क्या वो ये चीज होती है कि अगर मैं सरफेस से इतनी वेलोसिटी पे फेंकूंगा तो वो इनफाइनाइट दूरी पे चला जाएगा स्पेस में? क्या एस्केप वेलोसिटी यही बताती है कि अगर मैं यहां से किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी पार्टिकल को फेंकूंगा तो वो इनफाइनाइट दूरी पर चला जाएगा? अगर मैंने एस्केप वेलोसिटी से फेंका तो क्या इसका उल्टा भी ट्रू है, इसका रिवर्स भी ट्रू है कि अगर इंफिनिटी से कोई बॉडी आ रही है तो सरफेस पर उसकी उतनी वेलोसिटी होगी जितनी एस्केप वेलोसिटी होती है। सही बात बोल रहा हूं ना? इंफिनिटी से कोई चीज आ रही है तो उसकी सरफेस पर उतनी वेलोसिटी होगी जितनी एस्केप वेलोसिटी होती है। बस यहीं पर हमारा आंसर खत्म।
काइनेटिक एनर्जी निकाल लो कितनी हो गई, हाफ इनटू मास दिया है 2, एस्केप वेलोसिटी दी है 10 की पावर 8 और इसका स्क्वायर, तो कितना हो गया 10 की पावर 16 जूल। खत्म सवाल। बहुत ही सिंपल सवाल। आपको थ्योरी की नॉलेज होनी चाहिए थी, कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए था कि एस्केप वेलोसिटी क्या चीज होती है, ठीक है। वरना आप क्या करते हैं, वरना आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही लगाते रह जाते हैं, आंसर आता नहीं, ठीक है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर, जो कि हमारा आखिरी सवाल है आज का हमारा आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 15। देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है, टू आइडेंटिकल सॉलिड स्फीयर्स हैं जो कि सेम मटेरियल के हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, दो सॉलिड स्फीयर हैं जो कि सेम मटेरियल के हैं और रेडियस r है, placed in contact with each other, the gravitational attraction between them is proportional to। तो हमको ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बताना है, दोनों का मटेरियल सेम है, सेम मटेरियल। अच्छा, मुझे ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बताना है तो फोर्स में बता सकता हूं कितनी हो जाएगी, gmm by r स्क्वायर। r, एक मिनट, रेडियस आपको r दिया है ना, हाँ रेडियस r दिया है, तो ये कितना हो जाएगा r और r मतलब कि 2r का स्क्वायर, ठीक है। और आपको सेम मटेरियल अगर बोला है तो सेम मटेरियल हम ले सकते हैं, डेंसिटी मान ली हमने रो, डेंसिटी आपकी क्या है रो। आपसे पूछा जा रहा है कि यार ये सेम मटेरियल के हैं, इनके दोनों का रेडियस r है, तो फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होगी। तो सबसे पहले तो हमको मास को गायब करना पड़ेगा, क्योंकि हमको सिंपली इसको रेडियस के टर्म्स में लाना है, प्रॉपर रेडियस के टर्म्स में लाना है। तो अगर हम जाने तो यार मास में भी रेडियस कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, मास में भी रेडियस छुपा हुआ है, किस फॉर्म में छुपा हुआ है, वॉल्यूम के फॉर्म में। तो हम जानते हैं कि मास कितना होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू 4/3 पाई r क्यूब, डेंसिटी इनटू 4/3 पाई r क्यूब। मास की जगह पर ये रख देते हैं g इनटू रो इनटू 4/3 पाई r क्यूब, इसका स्क्वायर अपॉन 2r का स्क्वायर। तो अगर सिंपल सी बात करें, फोर्स किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, r की पावर 6 अपॉन r स्क्वायर। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r की पावर 4। बस हमको इतना बताना था इस सवाल में, जिसमें कि हमारे पास जो बात थी वो ये थी कि हमें मास को कैसे हटाना है, मास को सब्स्टिट्यूट करना है, क्योंकि हमें प्योरली रेडियस के टर्म्स में आंसर चाहिए था। तो हमें फोर्स भी मिल गई रेडियस के फॉर्म में। इतना ही बताना था यार आज की वीडियो में। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि जेईई मेंस में बहुत पूछा जाता है, इसके 3-4 सवाल आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो आप अच्छे से करें इस चैप्टर को, मेरे साथ ही फ्लो बना के करें, मेरे साथ ही क्वेश्चन सॉल्व करते चलें। इतना ही करना था आज के लिए। अगर पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और आगे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना आपकी आगे की वीडियोस भी छूट सकती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में।